नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपीएससी से जुड़ी हुई बहुत सारी सीरीज चलाई जा रही हैं। उनमें से एक एथिक्स की सीरीज है। एथिक्स की सीरीज को कवर करते हुए हम ऑलरेडी वेस्टर्न फिलोसफर्स को भी कवर कर चुके हैं। कई सारे इंडियन फिलोसफर्स जैसे कि चाणक्य, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ईस्ट की तरफ और आगे बढ़ाया जाए, चाइना लेकर चलते हैं। चाइना में हम एक बहुत ही महान फिलोसोफर का नाम सुनते आते हैं, कन्फ्यूशियस। आज उनकी फिलॉसफी के बारे में जानेंगे। उन्होंने ये कन्फ्यूशियस जो है ये वर्चू एथिक्स के स्कूल से आते हैं। इन्होंने क्या क्या बातें कही, कौन सी वर्चूज के ऊपर इन्होंने बल दिया, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि इनकी जो सिखाई हुई बातें हैं हमें कैसे जीवन में काम आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस सेशन में आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेली बेसिस पे मेरे इन दोनों चैनल्स पे, चांद कुबा इंस्टाग्राम की आईडी है एंड चांद कुबा ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, इन दोनों चैनल्स पे यूपीएससी से जुड़ा हुआ काफी सारा रेलेवेंट कंटेंट भेजा जाता है। आप इन चैनल्स को ज्वाइन करके वहां पे उस कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बात करते हैं कन्फ्यूशियस की। जैसे मैंने आपको कहा, कुंग फुई इनको कहा जाता है। ये चाइना में इनका जो जन्म हुआ फ्रॉम 551 यानी कि 551 बीसीई में इनका जन्म हुआ एंड ही वाज देयर टिल 479 बीसीई। अब ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो टीचिंग्स हैं बेसिकली उनको कन्फ्यूशनिज्म कहा जाता है और इनकी जो टीचिंग्स हैं उसमें इन्होंने पर्सनल एंड गवर्नमेंटल मॉरलिटी के ऊपर काफी ज्यादा एम्फोसिस किया है। रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल फैमिली में रिलेशन कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी में हमारी रिलेशन कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर इनका काफी एम्फोसिस है। जस्टिस के ऊपर इनका काफी एम्फोसिस है। सिंसेरिटी, काइंडनेस, ये भी आपको वर्चूज में देखने को मिल जाएगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कौन सी वर्चूज की बात कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगा। कन्फ्यूशनिज्म में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है। कन्फ्यूशियस ने खुद ही ये डिक्लेयर किया कि भाई देखो, जो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं इसमें मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। इन्होंने जिक्र किया 5 क्लासिक्स का। चाइना में देयर आर 5 क्लासिक्स, एंशिएंट चाइनीज आप टेक्स्ट उनको कह सकते हैं। ये 5 जो क्लासिक्स हैं इनमें अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है, जैसे रिचुअल्स के ऊपर बात की गई है, मोरालिटी के ऊपर बात की गई है, रिलीजन के ऊपर बात की गई है। इनका ऐसा कहना था कन्फ्यूशियस का कि जो मैं नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इट इज नथिंग बट अ री इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज 5 क्लासिक्स ओनली। आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग न्यू। मैं सिर्फ उन टेक्स्ट को पढ़ के आपके साथ उन्हीं टेक्स्ट में दिया गया जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अपनी भाषा में अपने तरीके से शेयर कर रहा हूं, दैट्स इट। अब जैसे मैंने आपको बताया, ही बिलोंग टू वर्चू स्कूल ऑफ एथिक्स। क्यों? क्योंकि ये कुछ वर्चूज हमारे साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि अगर हम उन वर्चूज को धारण कर लेते हैं हम अपने आप एथिकल हो जाएंगे, मॉरल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं इनके कोर बिलीफ की। इनका कोर बिलीफ ये था कि ह्यूमैनिटी जो है या ह्यूमन बींग्स जो हैं दे आर इनेटली गुड, ये इनहेरेंटली सही होते हैं, अच्छे होते हैं। क्या कहते हैं? कहते जी, एज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दे अंडरस्टैंड। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें इनहेरेंटली पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये कहते हैं जी, दे आर इंक्लाइंड नेचुरली टू चूज व्हाट इज राइट। एंड कहते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, ये इनेटली अच्छे होते हैं तो ये जाते हैं राइट की तरफ। फॉर एग्जाम्पल कहते जी, मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जाते हुए देखा आपने कि एक बच्चा एक कुएं में गिर गया है, एक वेल में गिर गया है। व्हाट विल यू डू? कहते जी, आपकी फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट होगी वो ये होगी कि या तो खुद जाके उस बच्चे को बचाएं। अगर आप खुद उसमें कूद कर तैरना नहीं आता है या आप उसमें सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे? शोर मचाएंगे ताकि कोई और व्यक्ति आकर उसे बचाए। यहां आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं क्या करूं, बचाऊं कि सीधा निकल जाऊं या फिर उसको कैसे छोड़ दूं। सो यहां पर क्या ये कहते जी, इस एग्जाम्पल से आप प्रूव करते हैं कि जो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट आई वो यही थी कि भाई उस बच्चे को जो कि सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में है, डेंजर में, उसे बचाया जाए। अब इन्होंने ये भी कहा कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उस बच्चे को नहीं बचाता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि राइट एक्शन को चूज नहीं करता है, कहते जी इसमें उसकी गलती नहीं है। कहते जी, ही इज इग्नोरेंट ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। कहते जी उसको पता ही नहीं है कि राइट क्या है क्या गलत है। कहते अगर उसको सही शिक्षा दी जाती, अगर उसे राइट कंडक्ट के बारे में बताया जाता, अगर उसे राइट वर्चूज के बारे में बताया जाता तो वो कभी ऐसा नहीं करता, वो कभी गलत की तरफ नहीं जाता। क्योंकि उसे सही बताया ही नहीं गया, क्योंकि उसे सही रास्ता दिखाया ही नहीं गया, सही पढ़ाया नहीं गया, इसलिए वो गलत की तरफ गया है। कहते जी, इफ अ सच पर्सन वर एजुकेटेड राइट एक्शन एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड देयर एंड देयर प्लेस इन इट, दे वुड चूज द राइट ओवर रॉन्ग।
सो ये यहां पर इनका कहना है। सो बेसिकली ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते हैं, ह्यूमन की इनेट गुडनेस में विश्वास रखते हैं। दूसरा इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ त्यान दिया। अब त्यान का मतलब होता है हेवन। इनका ऐसा मानना था कि हेवन या त्यान से ही हमें लाइफ मिलती है, त्यान हमारी लाइफ को सस्टेन करता है, एंड त्यान क्योस में एक पीस को, एक तरह की पीस को लेकर आता है, यानी कि ब्रिंग्स ऑर्डर टू द वर्ल्ड ऑफ क्योस। त्यान इंडिया में भी आप अगर देखेंगे, देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन। हमारी भी फिलोसफीज में हेल एंड हेवन है, हमारी भी फिलोसफीज में देयर इज कंसेप्ट ऑफ देवी देवतास, राइट। अब इनकी कंसेप्ट में भी ऐसा ही है। हेवन में इनका ऐसा कहना है जी देवता भी है। अब कहता है कि अगर कोई इंसान देवताओं के लिए सेक्रीफाइस करता है, देवताओं को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस करता है, कहते जी जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा किए गए इन सेक्रीफाइसेस का कोई रिजल्ट देवताओं को मिले या नहीं, लेकिन हां, जो व्यक्ति देवताओं को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है उसका परिणाम उस व्यक्ति को खुद जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मैं जिस देवता के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, जिस गॉड के लिए या जिस लेट्स से डीटी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मेरा सेक्रीफाइस उस तक पहुंचे। कहता कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हां, क्योंकि मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, इससे मेरे मन में ह्यूमिलिटी आएगी, इससे मेरे मन में जो एरोगेंस है, जो मेरे मन में ये होगा कि यार मैं सबसे बड़ा हूं, कहता वो भाव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी और की पूजा कर रहा हूं, किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। कहता जो सबसे बड़ा फायदा है सेक्रीफाइस करने का वो यही है कि हम खुद की रियलिटी को पहचानते हैं, हम में ह्यूमिलिटी आती है। एंड कहता जी वी गिव आवर इग्नोरेंस, इट रिड्यूसेस आवर ईगो, एंड दिस इज व्हाट ही सेड, राइट। सो कहता जी इट हेल्प टू चेक वंस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, reduced one's ego and encouraged to move from self interest to consider the interest and welfare of others। कहता है ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। फिर आगे बढ़ते हैं, इन्होंने जो वर्चूज की बात कही, देखिए दो वर्चूज, अब यहां पर जो है कुछ वर्चूज हमें समझनी होंगी जो इन्होंने यहां पे दी। इन्होंने कुछ वर्चूज दी। कहता जी Confucius also advocated strict code of ethics one should adhere to in order to maintain middle way of life, राइट। सो इन्होंने क्या क्या वर्चूज दिए, चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली वर्चू आती है रेन, दैट इज बेनेवोलेंस। दूसरी है यी, दैट इज राइचुअसनेस। राइचुअसनेस का मतलब, अब देखिए ये जो वर्चूज हैं इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्चूज हैं वो मैं ऑलरेडी डिटेल में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो सभी यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं, बट यस आपको सब पता सारी होनी चाहिए। यी का मतलब होता है राइचुअसनेस। राइचुअसनेस का मतलब होता है कि आप केवल वही एक्शन ले रहे हैं जो कि मॉरली सही है, मॉरली जस्ट है, वो एक्शन को लेना, वो है राइचुअसनेस। ली का मतलब है रिचुअल्स, इसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। बेनेवोलेंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं। जी का मतलब है नॉलेज। जिन का मतलब है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट आई फील राइट, माई एक्शन शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट। मतलब अगर मैं सोचता हूं कि भाई सच बोलना सही है एंड सच्चाई से मुझे प्यार है, तो मुझे एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, झूठ का साथ नहीं देता, हमेशा सच बोलता हूं। इसे हम इंटीग्रिटी कहते हैं। फिलियल पीटी, सियाओ मतलब क्या होता है इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिस्पेक्ट फॉर द सीनियर्स या रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी, वो यहाँ पे है। जोंग मतलब होता है लॉयलिटी। प्लीज फॉरगिव माय प्रोनाउंसिएशन बिकॉज दीज आर चाइनीज वर्ड्स, तो मुझे प्रोनाउंसिएशन इनकी सारी नहीं पता होगी, बट यस आई कैन प्रोनाउंस देम वेल एंड आई कैन डिफाइन दीज थिंग्स, ओके राइट। सो ये मैं आपको यहाँ पे आपको हेल्प करूंगा। जी का मतलब क्या इन्होंने बताया? कंटिंजेंसी। ये एक सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मुझे लगा। कंटिंजेंसी का मतलब ये है कि भाई देखो, आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर एक्शन हमेशा सही होगा। कहते जी गिवन सिचुएशन के हिसाब से एक्शन सही या गलत होता है। फॉर एग्जाम्पल हम वर्चुअल एथिक्स में भी ऑलरेडी बात करके आ चुके हैं, यूटिलिटेरियनिज्म में भी ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। वो पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक आया था, उसे आपने बचाया है किसी तरीके से। अब कहता है जी उसका बच्चा जो है, वो उसका लड़का जो है वो बाहर गया था दवाई लेने, बाहर एक्सीडेंट हुआ और लड़के की मौत हो गई, बच्चा वापस नहीं आता है, तो पेशेंट आपसे पूछता है वेयर इज माय सन। अब यहां पर आपको पता है कि अगर मैंने झूठ बोला इस पेशेंट की लाइफ बच जाएगी, अगर मैंने सच बोल दिया ये पेशेंट अभी मर जाएगा। अब यहां पे आप क्या करोगे? तो बहुत सारे आप में से अग्री करेंगे कि हाँ, हम क्योंकि उस पेशेंट की लाइफ बचाना चाह रहे हैं तो हम यहां पे झूठ बोल देंगे। वही बात यहां पर आती है कि कंटिंजेंसी को हमें ध्यान में रखना होगा। कहता है जी कोई भी एथिकल डिसीजन आप जब लेते हो,
एथिकल डिसीजन सही या गलत कोई ऐसा नहीं है कि आयरन कास्ट में बंधे हुए हैं। कहते जी इट डिपेंड्स ऑन कंटिजेंसी, ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से एथिकल होता है एक्शन या फिर अनएथिकल होता है। दूसरा इनका जो आखिरी जो हमारी वर्चू हमें देखने को मिलती है दैट इज जस्टिस ये, एंड वो है कि भाई आपको वही एक्शन लेना चाहिए जो जस्ट हो, जो कि सही हो। अब कुछ जो वर्चूज मैंने आपको कहा कि हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, वो देख लेते हैं। सबसे पहली है जी, दैट इज नॉलेज। नॉलेज इज द वर्चू ऑफ लर्निंग। अभी हमें देखने को मिला कि जब हमने सोक्रेटिस को भी डिस्कस किया था, सोक्रेटिस ने भी तो यही कहा था दैट नॉलेज इज वर्चू, एंड वही चीज हमें देखने को मिलती है यहां पर भी, दैट ही एम्फेसाइज्ड ऑन द वर्चू ऑफ नॉलेज और वर्चू ऑफ लर्निंग। ये कहते हैं कि नॉलेज है तो आप इग्नोरेंस से बच जाएंगे। अगर बिना नॉलेज के आप चल रहे हैं तो यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग इन द ड्रेन, बट देन अगेन आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। कहते जी वन हु इज इग्नोरेंट इज इन डेंजर ऑफ लीडिंग अ फुलिश एग्जिस्टेंस एंड स्प्रेडिंग इट अमंग अदर पीपल एज वेल। सो ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं नॉलेज पे। इन्होंने कहा कि एजुकेशन इज नॉट समथिंग अ मैन एक्वायर्स बट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इंपैक्ट्स एंड शेप द वेरी बीइंग, पर्पस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन एक एक्टिविटी नहीं है कि जो आपने एक एज के बाद आके खत्म हो गई। एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट लाइफ आपकी लाइफ को शेप करता है, थ्रू आउट आपकी लाइफ को शेप करता है, आपको नई दिशा दिखाती है, वो है एजुकेशन। सो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऐसा इनका कहना था। दूसरा है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है, अगेन बेनेवोलेंस का मतलब है कि भाई कंपैशन दिखाना, काइंडनेस एंड एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स। दिस होल फिलॉसफी टेक्स सेंट्रल पोजीशन इन कन्फ्यूशियस फिलॉसफी, एंड कहते हैं जी बेनेवोलेंस, या जिसे इन्होंने रेन कहा, दैट इज द एसेंस ऑफ बीइंग ह्यूमन। कहते हैं ह्यूमन होने का असेंस ही यही है कि यू आर बेनेवोलेंट टुवर्ड्स अदर, यू आर काइंड टू अदर्स, यू आर एम्पैथेटिकल टू अदर्स, राइट। सो कहते हैं इसका मतलब ही यही है, राइट। अगर आप ह्यूमन हैं तो आपको आप में ये वर्चू होनी जरूरी है। कहते हैं द मैन हु आर रेन इज वन हु डिजायरिंग टू डेवलप हिमसेल्फ डेवलप अदर्स। कहता जो रेन वाले व्यक्ति होते हैं, जो बेनेवोलेंट व्यक्ति होते हैं, वो अपने आप को डेवलप करने के लिए दूसरों को डेवलप करते हैं। खुद आप अपने आप ग्रो हो जाओगे अगर आप दूसरों को ग्रो करने में मदद करते हो, दूसरों की सहायता करते हो, उनको आगे बढ़ने में। नेचुरल सी बात है, आप अपने आप ग्रो हो जाओगे, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, फिर आता है, कहता जी बीइंग अ जेंटलमैन डज नॉट रिक्वायर अ हाई सोशल रैंक, अ फाइन अपीयरेंस और एन eloquent manner of speech. Rather, it requires that one embody goodness in one's relations with other human beings. So इन्होंने बेनेवोलेंस के ऊपर ये बात कही कि अच्छा इंसान या जेंटलमैन होने के लिए आपको अच्छी अपीयरेंस, अच्छा बोलने का तरीका नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहते जी इट रिक्वायर्स दैट वन एम्बॉडीज गुडनेस इन वंस रिलेशन विद अदर ह्यूमन बींग्स। आप दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते रखें, उससे आप जेंटलमैन बनते हैं, ना कि आपकी अपीयरेंस, आपके बोलने के तरीके से। ऐसा नहीं है। फिर क्या कहते हैं जी, ली, दैट इज रिचुअल। रिचुअल के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा यहां पे एम्फोसिस दिया है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। ली का मतलब है आइडियल स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, कि भाई हम जब सोसाइटी में रहते हैं, एंड सोसाइटी में रहने का मतलब यही है कि हम अकेले नहीं हैं, वी लिव विद अदर पीपल, इट मे बी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी, इट मे बी आवर फैमिली, इट मे बी आवर फ्रेंड्स, इट मे बी आवर नेबर्स, इट मे बी आवर कम्युनिटी। सो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, राइट नाउ। कहते जी आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, कैसा आपका कंडक्ट है, उसे हमने ली कह के पुकारा है। कहते जी इट इज नेसेसरी टू हैव अ कोड ऑफ कंडक्ट which governs the behavior of humans. सोसाइटी में रहने के लिए there must be a code of conduct, there must be some rituals, there must be some norms. For example, हम डेली बेसिस पे देखते हैं कि भाई हम सोसाइटी में जब रहते हैं, कोई बड़ा हमें मिल जाए, या सुबह उठ के आप अपने फादर मदर को भी मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोलते हैं शाम को, तो रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज दिस नॉर्म इन द सोसाइटी कि भाई किसी भी तरीके से आप अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, मदद करना या कोई और चीज आ गया, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि सोसाइटी को स्मूथली रन करने में या सोसाइटी को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि अगर ली यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो सोसाइटी फंक्शन ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट ये कहते हैं कि बाकी सारी वर्चूज जो है वो वर्थलेस हो जाएंगी इफ देयर इज नो ली, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि बाकी सारी वर्चूज को आप एक्सप्रेस करते हैं ना कोड ऑफ कंडक्ट से। अगर कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं बनाया तो वर्चूज जो है वो सिर्फ माइंड में कंसेप्ट बन के रह जाएंगे।
तो ये क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कहते हैं जी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर कंडक्ट वुड गारंटी अ हार्मोनियस सोसाइटी एंड वुड सर्व द फाउंडेशनल ऑफ अ स्टेबल सोसाइटी। वर्च्यू विल गो अस्ट्रे इफ दे आर नॉट कंटेन्ड बाय ली। ठीक है, कहते हैं जी रिस्पेक्ट विदाउट ली बिकम्स टायरसम, caution without lee becomes timidity, courage without lee becomes disorderly conduct and straightforwardness without lee becomes rudeness. So यहां पर अगर कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, आप बड़ों के साथ भी बदतमीजी से बात कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही तरीके से आपको बात करनी नहीं आ रही, आपकी अगर बात कड़वी भी है उसे आपको, क्योंकि बड़ों के साथ आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए तो आपकी सही बात भी रूडनेस मानी जाएगी। अगर आप सही बात पे हैं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी के साथ भी आप रूड हो जाएंगे। इसी तरह से कहते हैं जी अगर आप करेजियस हैं बट देन देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट कि कैसे करेज को शो करना है, किसके सामने आपको कंट्रोल में रहना है, किसके सामने आप करेज दिखा सकते हो, तो कहते हैं जी अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो करेज आप हर एक के सामने दिखाना शुरू कर दोगे। व्हाट विल हैपन, डिसऑर्डरली कंडक्ट। कोई गरीब है, कोई लाचार है, उसके सामने भी आप करेज दिखाना शुरू कर दोगे, जरूरत नहीं है, राइट। तो डिसऑर्डरली कंडक्ट आ जाएगा। सो कहता है जी वर्चूज जो है वो एस्ट्रे हो जाएंगी, वो मीनिंगलेस हो जाएंगी विदाउट कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट हमें बताता है कि कहां पे कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो कहता है जी सो ली इन्फॉर्म्स अबाउट हाउ एंड ऑन व्हाट ओकेजन्स दीज वर्चूज आर टू बी अप्लाइड। ठीक है, चलिए अब फिलियल पीटी का मतलब क्या है। फिलियल पीटी का मतलब होता है टू ऑनर और रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। कहते हैं जी आपसे जो भी बड़े हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप उनकी कदर करो, उनकी बात मानो। एक छोटे भाई को एक बड़े भाई की बात माननी चाहिए, इसी तरह से बच्चों को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए एंड अथॉरिटी को आपको ओबे करना चाहिए, राइट। सो वो उसे हमने कहा फिलियल पीटी। कहते जी अगर एक परिवार में फिलियल पीटी है तो क्या होगा, द फैमिली वुड लिव हार्मोनियसली एंड वन वुड सून हैव होल कम्युनिटी ऑफ कंटेंटेड पीपल। अगर सारे ही जो है फैमिलीज में हमें ये वर्चू दिखने को मिल जाए, ठीक है। देयर विल बी नो नीड फॉर ऑपरेसिव गवर्नमेंट और लॉज इफ दिस इज फॉलोड बाय ऑल। ठीक है, चलिए कहते जी इफ द पीपल बी लेड बाय द लॉज यूनिफॉर्मिटी सॉट टू बी गिवन देम बाय पनिशमेंट दे विल ट्राई टू अवॉइड पनिशमेंट। कहता जी अगर इंसान सिर्फ और सिर्फ कानून के हिसाब से जीने लग जाए, कानूनों के हिसाब से ही जिए, यानी कि कानून को फॉलो करने के लिए ही अपने आप को सही रखें या सही कदम उठाएं, कहता है पनिशमेंट से बचने के लिए वो कानून को फॉलो कर लेंगे, लेकिन सही और गलत के लिए उनके मन में कोई शेम की भावना या शर्म की भावना नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप दूसरों को गाली नहीं दे रहे क्योंकि आप पनिशमेंट से डरे हुए हो, आप दूसरों को मार नहीं रहे क्योंकि यू आर अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट, बट देन अदरवाइज यू हैव नो शेम इन अब्यूजिंग पर्संस, यू हैव नो शेम इन किलिंग और हार्मिंग अदर्स। कहता जी इस तरह की सोसाइटी स्टेबल सोसाइटी नहीं रह सकती। कहते जी इफ दे आर लेड बाय वर्चू एंड यूनिफॉर्मिटी टू सॉट टू बी गिवन टू देम बाय द रूल्स ऑफ प्रोप्राइटी दे विल हैव द सेंस ऑफ शेम, मोर ओवर विल बिकम गुड। कहते जी इफ यू लिव अ वर्चुअस लाइफ तो आप दूसरों को गलत इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आप पनिशमेंट से डरते हो, बिकॉज दिस इज योर नेचर, दिस इज योर प्रोप्राइटी एंड देयर यू विल हैव दैट शेम इन यू कि भाई मुझे गलत नहीं करना है, गलत करूंगा तो शर्मिंदगी होगी, शर्मिंदगी से बचने के लिए आप गलत नहीं करोगे इफ यू आर वर्चुअस। ठीक है, नाउ कहते जी डू नॉट do unto others what you do not want done to yourself. Now this is one thing which we have seen throughout the ages. ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है कि भाई आप जो खुद के साथ नहीं होने देना चाहते दूसरों के साथ भी मत करो। अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको आके गलत बोले, दूसरों को गलत नहीं बोलो। कोई नहीं चाहता कि आपको भी कोई चीट करे, दूसरों को चीट मत करो। एंड ये चाहे कांट हो चाहे उससे पहले हमें एंशिएंट इंडिया में भी देखने को मिलता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में भी देखने को मिलता है ये प्रिंसिपल। सो बहुत ही कॉमन, बट देन अगेन देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, वेस्ट में भी है, ईस्ट में भी है, इंडिया में भी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ब्लड लाइन्स बट ऑन मॉरल मेरिट्स। क्या कहते हैं, कहते जी जो लीडरशिप है ये नहीं होना चाहिए कि नेता का बेटा नेता बनेगा या पुलिस का बेटा पुलिस बनेगा, अफसर का बेटा अफसर बनेगा, बिकॉज they are sons, they are getting the things in hierarchy, I mean they are getting the things in because of their blood system। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। कहता होना क्या चाहिए, मेरिट के बेसिस पे इनहेरिटेंस होनी चाहिए। कहता जी द स्टेटमेंट एडवोकेट्स फॉर अ सिस्टम इन विच लीडरशिप रोल्स आर फिल्ड बाय इंडिविजुअल्स who have demonstrated their worthiness
through their moral conduct and qualifications rather than simply inheriting पावर ड्यू टू देयर फैमिली बैकग्राउंड। सो कहता है जी सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे आपको पावर मिल जाए वो ठीक नहीं है। होना क्या चाहिए, आप क्योंकि अपना मोरल कंडक्ट से दिखाएंगे कि भाई आई एम वर्दी टू गेट दिस पोजीशन, तब जाकर अगर आपको वो पोजीशन मिलती है देन इट इज फाइन। तो ये चीज है यहां पर हमें कन्फ्यूशियस से देखने को मिली। ये कुछ वर्चूज थी जो आज हमने डिस्कस की। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, वीडियो आपको समझ आए। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।